cut. पाक कहता है कि मुझे पता है ट्रू वैल्यू के रिजर्व फंड को तुम कंट्रोल कर रहे हो। पाक सोचता है कि अगर मैं इसे एनिमी की तरह ट्रीट करूंगा तो फिर रिजर्व फंड हाथों से निकल जाएंगे। इसलिए पाक कहता है कि मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो गैंग वॉन करता था तुम्हारे लिए। ली कहता है कि गैंग वॉन मेरे पैसों को सेव रखता था, वो सिर्फ एक वॉल्ट कीपर था। पाक ली से कहता है कि तुम मुझे एक चांस दे के देखो, फिर डिसाइड करना कि तुम मुझे अपना राइट हैंड मैन बना सकते हो या नहीं। ली कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं, तुम तो मेरे ही पैसों को लेने आए थे। पाक कहता है तब मुझे पता नहीं था कि पैसों का कोई ऑनर भी है, मुझे जस्ट अभी पता लगा कि पैसों का कोई ऑनर भी है, इसलिए मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। हम देखते हैं ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गुएंगनम कहता है कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि इन सब चीजों के पीछे ली है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पे हारी सैड बैठी रहती है। लिजर्ड उसे भी बुलाता है खाने के लिए, बट हारी मना कर देती है। बाकी सब बिखर जाते हैं। हारी बाय बोल के जाने लगती है। सब लोग नोटिस करते हैं कि हारी अपसेट है। लिजर्ड बताता है कि वो सारा दिन बस एक जगह वही बैठी रही और विंडो को घूरती रही है। दूसरी तरह हम देखते हैं हारी को जो एक जगह पे बैठी हुई थी और फिर हेजियोंग से उसकी क्या बात हुई उसे याद करती है। हेजियोंग को पता लग गया था कि हारी एक स्टैंड इन सर्विस दे रही है और वो पाक की फेक वाइफ बनी हुई है। फाइनली यहाँ पे हारी उसे सच बता देती है कि वो लॉयर नहीं है। हेजियोंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे इस तरह से कैसा धोखा दे सकती हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लॉयर बनने के लिए मैंने कितना वर्क हार्ड किया है। हारी कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बोला था कि तुम मेरे लिए कुछ करो और तुम्हारी ये बात सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पे फोकस करो। मुझे पता है कि सब कुछ हार्ड है, इतना आसान नहीं है, बस मेरे लिए अब कुछ भी मत करो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी की वजह से हारी परेशान होती है। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पे पाक जाता है और कहता है कि तुम रो रही हो। हारी पाक को बताती है कि मेरी सिस्टर ने बेसिकली मुझे पाला है। पहले मुझे ये नेचुरल लगता था लेकिन अब मुझे फील होता है कि वो मेरे लिए एक लग्जरी थी। पाक कहता है कि इसी तरह का एक डेप्थ मेरा भी है। कोई है जिसने मुझे तब प्रोटेक्ट किया जब मुझे मेरे फादर ने प्रोटेक्ट नहीं किया और मेरा ख्याल रखा। मैं उसे रीपे करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एहसान फील होता है बल्कि इसलिए कि मैं ग्रेटफुल था। पाक कहता है कि इस तरह के डब से हमें मोटिवेशन मिलती है समटाइम्स आगे बढ़ने की। हारी कहती है कि मेरा फेलियर मुझे मेरी सिस्टर का फेलियर लगता है। पाक हारी से कहता है कि फेल होना भी ठीक होता है। वो कहती है क्यों? पाक कहता है जब हम लोग फेल होते हैं तभी हमें चीजें क्लियर से नजर आती हैं। हारी पूछती है तो फेल होके तुम्हें क्या दिखा? पाक कहता है कि मुझे वो लोग दिखे जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पाक हारी से कहता है तुम्हें भी देखना चाहिए कि आखिर फेल होने के बाद तुम्हें क्या चीजें नजर आ रही हैं जो तुम्हें पहले नजर नहीं आ रही थी। पाक से बात करके हारी को थोड़ा अच्छा फील होता है। पाक को पता लगता है कि यंग मैन की तबीयत खराब है, इसलिए उसे कोई भी विजिटर अलाउ नहीं कर रहे। पाक रात को मिस्टर सन से मिलता है। मिस्टर सन उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। पाक उसे कहता है कि सबसे पहले यंग मैन को मेडिकल बिल पे रिलीज करो, जो पैसे तुम्हें चाहिए वो मिल जाएंगे। मिस्टर सन कहता है कि पहले पैसे लाओ। पाक को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि वो ओल्ड है और बीमार भी, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें तुम्हारे 10 बिलियन वॉन नहीं मिलेंगे। मिस्टर सन कहते हैं कि मैं उसे रिलीज तो नहीं कर सकता लेकिन मैं उसका ट्रीटमेंट आउटसाइड करवा सकता हूँ। बाकी की बातें हम तब डिस्कस करेंगे जब तुम पैसे ले आओगे। और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं मिस्टर किम ने जो ली का असिस्टेंट होता है पाक पे नजर रखे हुए था। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिजर्ड कहता है इसका मतलब इन सब चीजों के पीछे तेसन कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट है। लिजर्ड कहता है कि वो उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से पैसे बना रहा है। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को उसने खुद बिल्ड किया। जेगिल कहता है कि बॉस अब हम क्या करेंगे? पाक कहता है सबसे पहले मैं ली के पैसों का वॉल्ट कीपर बनूंगा। लिजर्ड कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें उन पैसों को चुराने के लिए वॉल्ट की तो चाहिए होगी। पाक कहता है मुझे ये पोजीशन चाहिए होगी कि उसके पास कोई भी चॉइस ना बचे और वो मुझे ही चूज करे। तुम लोग गैंग वॉन के बारे में सर्च करो कि वो कहाँ गया है। हम देखते हैं कि वो लोग गैंगवॉन के घर जाके सर्च करते हैं बट गैंगवॉन घर पे नहीं होता। जेगिल उसका क्रेडिट कार्ड चेक करता है और वो भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। जेगिल हैरान होता है कि ये हर चीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करता है लेकिन अब यूज क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिग गाय को जो कि गैंगवॉन के साथियों के पास जाता है लेकिन उसे उनसे कुछ खास पता नहीं लगता, बल्कि वो कहते हैं कि वो अब्रॉड गया हुआ है। जाने से पहले उसने बस यही मैसेज किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाक को जो मिस जंग से पूछता है कि गैंगवॉन क्या काम करता था। मिस जंग बोलती है कि उसके बारे में सोच के मुझे गुस्सा आ रहा है
वो ऐसे एक्ट करता था कि जैसे वो ट्रू वैल्यू का किंग है। कहती है कि वो मेंटेनेंस फीस से अपने घर पे पानी मंगवाता था, यहाँ तक के सिक्योरिटी गार्ड से अपने घर पे डिलीवरीज कराता था कि जैसे वो उसके लिए काम करते हैं। मिस जंग बताती है कि प्रेसिडेंट गैंगमोन हर उस चीज का पोस्ट करता था जो कि रेजिडेंट या रिक्वेस्ट करते थे या फिर सजेशन देते थे, वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। मिस जंग बताती है कि प्रेसिडेंट सू बिल्डिंग रैप्स को भी डराता था, जिन्हें कोई भी कंप्लेन होती थी वो उन सबको अपनी बातों में लाके उन कंप्लेन से गिव अप करा देता था और वो खाली सीटों पे उन लोगों को बिठाता था जो कि उसका साथ दें। अब पाक सारी बातों को सोचता है और कहता है इसका मतलब वो ली चैंग-वोन के पैसे ही नहीं बल्कि उसकी कंपनीज के खिलाफ कोई केस भी नहीं होने देता था। पाक सोचता है कि मुझे कुछ बड़ा करना होगा और जल्दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारी को, इसे हेजंग बिल्कुल इग्नोर करती रहती है। मार्केट से कुछ सामान लेने गई थी, रास्ते में उसे पाक मिल जाता है। हारी से बात करते हुए पाक को एक आइडिया आता है, क्योंकि हारी कहती है कि लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए पैसे देते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है। तभी लिफ्ट अचानक से खराब होती है। पाक तो डर गया था और हारी से कहता है क्या तुम ठीक हो? वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारी पाक को बताती है कि मैंने सुना है कि एलिवेटर्स यहाँ पे बार बार ही खराब होते रहते हैं, तुम तो प्रेसिडेंट हो, इन्हें रिप्लेस करवा दो। पाक कहता है लॉन्ग टाइम रिजर्व फंड बड़ी चीजों के लिए है। हारी कहती है अगर लोगों को इस तरह से सीढ़ियों को यूज करना पड़ा तो वो लोग खुद ही डिमांड करेंगे कि उस फंड को यूज किया जाए। हारी कहती है कि कोरियंस इनकन्वीनियंस को पसंद नहीं करते, वो अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए पैसे पे करेंगे। पाक को आइडिया आ जाता है हारी की इस बात से। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को मीटिंग में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या क्या काम होने वाले हैं सब लोग वो बताते हैं। पाक कहता है कि इन सब के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हम लोग रिजर्व फंड को 100% इंक्रीज कर दें, यानी एक साथ ही वो जो मंथली वेजेस देते हैं रिजर्व फंड के लिए उन्हें बढ़ा दिया जाए। तभी एक लेडी कहती है कि हमारे पास रिजर्व फंड है कि हम उनसे पैसे यूज नहीं कर सकते। पाक कहता है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियरली 10 years ओल्ड हो गया है, अब रिपेयरिंग के काम सामने आएंगे। अगर हम ऐसे ही हर टाइम रिजर्व फंड यूज करेंगे तो फिर कुछ पीछे बचेगा ही नहीं। बेहतरीन हल यही है कि हमें रिजर्व फंड की फीस को बढ़ा देना चाहिए। मिस जंग कहती है कि अगर तुम्हें फीस बढ़ानी है तो तुम ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, फौरन से 100% तो नहीं बढ़ाया जा सकता। पाक कहता है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की वैल्यू हर साल बढ़ती है, लेकिन जो मेंटेनेंस फीस आप लोग देते हैं वो वही की वही है। पाक कहता है मुझे पता है आप में से काफी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं इस वीकेंड रेजिडेंट वोट करवाऊंगा, उसी से डिसाइड होगा कि फीस इंक्रीज होगी या नहीं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाक को घर पे। सब लोग कहते हैं कि ये आपका प्लान है लेकिन ये हमें नहीं लगता काम करेगा। पाक कहता है कि जस्ट वेट, तुम लोग देखते जाओ, आधे से ज्यादा रेजिडेंट्स यस में वोट ही करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की सारी लिफ्ट्स खराब हो जाती हैं। इस वजह से कॉम्प्लेक्स वालों को काफी ज्यादा परेशानी होती है और वो लोग मैनेजमेंट ऑफिस कॉल करके बार बार बोलते रहते हैं कि लिफ्ट कब ठीक होगी। रिपेयर कंपनी वाले भी उनकी कॉल आंसर नहीं कर रहे थे। रेजिडेंट वाले सारे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। रेजिडेंट कंप्लेन करते हैं कि हम लोग ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ से कैसे वापस आएंगे। पाक कहता है मैं भी वहीं पे रहता हूँ, मुझे भी नीचे आने के लिए सीढ़ियों का यूज करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि पाक एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है जहाँ पे सारे रेजिडेंट आए हुए थे। पाक कहता है कि ओवरसीज फैक्ट्री है, वहाँ पे स्ट्राइक होने की वजह से हमें एलिवेटर्स के पार्ट्स नहीं मिल रहे और एलिवेटर के पार्ट वापस आने में पूरा 1 साल लग जाएगा। हम लोग कोरिया में भी कंपनी चेक कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें पार्ट्स नहीं मिले, हमारे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाक कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सारे एलिवेटर्स को ही रिप्लेस करवा दूँ ताकि बार बार ऐसे एलिवेटर्स खराब ना हो। तभी एक आदमी कहता है इस पे तो काफी पैसे खर्च होंगे। दूसरी कहती है क्या रिजर्व फंड से ये काम हो सकता है? पाक कहता है नहीं, रिजर्व फंड के पैसे काफी नहीं है, हमारे पास 70 बिलियन है फंड में और सारे एलिवेटर्स को रिप्लेस करने में टोटल 20 बिलियन का खर्चा आएगा। मिस जंग बताती है मिस्टर पाक आपको पता नहीं होगा लेकिन ये एलिवेटर्स काफी टाइम से इस तरह से खराब हो रहे हैं, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से ऐसा हो रहा है, हमें उस कंपनी के खिलाफ लॉ सूट को फाइल करना चाहिए। तभी पाक कहता है कि डिफेक्ट रिपेयर पीरियड ऑलरेडी ओवर हो चुका है। आई नो ये बात सुन के आप लोग अपसेट हो रहे होंगे लेकिन आपको ये कंप्लेन काफी टाइम पहले करनी चाहिए थी और अगर अभी हम उनके खिलाफ केस फाइल करते हैं, हमारी ओपोनेंट एक लार्ज कंपनी है, वो अच्छे लॉ फर्म को हायर करेंगे हमारे खिलाफ और इसमें भी काफी पैसे लगेंगे। पाक कहता है सिर्फ एक ही हल है, हमें रिजर्व फंड फी को इंक्रीज करना होगा। पाक कहता है अगर इस तरह से ही एलिवेटर बार बार खराब होते रहे तो आप लोग क्या अपनी जिंदगी डर में गुजार सकते हैं?
हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए पैसे पे करते हैं, चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं एलिवेटर्स के काम ना करने की वजह से रेजिडेंट वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आधे से ज्यादा रेजिडेंट वाले डिसाइड करते हैं कि वो लोग यस में वोट करेंगे। देखते हैं वोटिंग हो जाती है और अनाउंसमेंट होती है कि रिपेयर रिजर्व फंड का फी इंक्रीज करने में 52.7% लोगों ने यस में वोट दिया है। इसका मतलब पाक जीत गया था और रिपेयर रिजर्व फंड 100% इंक्रीज हो जाता है। सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। देखते हैं ली को भी ये बात पता चल जाती है। ली कहता है पाक तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसने रिजर्व फंड फी को 100% इंक्रीज करवा दिया। लगता है मुझे गैंगवन से ज्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट मिल गया है। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पाक ली से मिलने के लिए गया था और कहता है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को मैनेज करने वाली कंपनी आपकी है, आप एलिवेटर रिपेयर कंपनी को कॉल करें और सबको कहें कि सारे एलिवेटर्स को रातों रात रोक दें। ली के रीजन पूछने पे पाक कहता है मैं रिपेयर रिजर्व फंड की फीस को 100% इंक्रीज करना चाहता हूँ। देखते हैं ली अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। शेकिम कहता है मैंने एलिवेटर रिपेयर कंपनी को कॉल कर दी है, वो रात को सारे एलिवेटर्स ठीक कर देंगे, लेकिन अगर एलिवेटर्स रिप्लेस नहीं हुए तो रेजिडेंट वाले चुप नहीं करेंगे। ली कहता है कि एलिवेटर रिपेयर करने में 20 बिलियन का खर्चा आएगा, वो लोग जब तक 20 बिलियन रीच नहीं कर लेते तब तक रुके रहेंगे। उसके बाद हम उन्हें कोई और रीजन देके पोस्टपोन कर देंगे और लोग चीजों को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। शेकिम बताता है कि पाक हेकंग पुलिस के चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिस्टर सन से मिलने गया था। मिस्टर सन ने पाक के गैम्बलिंग बैन में रेड की थी और लगता है कि शायद मिस्टर सन ने पाक के फॉर्मर गैंग बॉस को यंग मैन को होस्टेज बना के रखा है। अभी यंग मैन एक डिटेंशन सेंटर में है। ये समझ जाता और कहता है कि इसलिए पाक को पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने बॉस को छुड़ा सके। मिस्टर किम बताता है लेकिन सर मिस्टर सन कमिश्नर से कनेक्टेड है। ली कहता है वो एक कमिश्नर जो हमारे वन क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। किम कहता है हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चोय और हेजियों को जो सोचते हैं कि प्रेसिडेंट पाक क्या सोच रहा है। चोय कहता है कि उसे पता नहीं लगा कि हमारे रिपेयर रिजर्व फंड में पैसे ही नहीं है। हेजियों कहती है कि पेपर से ऐसे बताया नहीं जा सकता जो पेपर्स मैंने बनाए हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ली आता है, कहता है कि मुझे मिस हेजियों से बात करनी है। यहाँ पे ली कहता है कि मैं सीधी पॉइंट की बात करता हूँ, जो लेजर तुमने बनाया है वो काफी फ्लॉलेस है और मुझे काफी पसंद आया। ली कहता है कि मैं ही हूँ जो रिजर्व फंड ले रहा हूँ। ये बात हेजियों को नहीं पता थी और वो इस बात से घबरा भी जाती है। ली उसे कहता है कि मुझे पता लगा तुम क्विट करना चाहती हो। ली यहाँ पे उसे कहता है कि क्यों ना तुम हमारी टेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन की फाइनेंस टीम को ज्वाइन कर लो, वहाँ का वर्क प्लेस यहाँ से भी बेटर है। ली कहता है मिस हेजियोंग मैं तुम्हें इस वक्त एक जॉब ऑफर दे रहा हूँ और तुम्हारी करंट सैलरी से भी पैसे ज्यादा मिलेंगे। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेजियोंग को हारी के सामने। हेजियोंग कहती है कि मैं दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से स्टडी करो, सब कुछ छोड़ दो और अपनी स्टडीज पे फोकस करो, कुछ भी हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। हारी हेजियोंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ जियो और मेरे बारे में टेंशन लेना बंद कर दो। हेजियोंग उसे कहती है कि करंटली जो कर रही हो उसे क्विट कर दो, बट हारी कहती है कि नहीं, जो जॉब मैं कर रही हूँ उसे क्विट नहीं करूंगी। हारी अब यहाँ पे इमोशनल होकर कहती है हेजियोंग मैं ऑलरेडी फेल हो चुकी हूँ, तुम्हें भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। किसी ने मुझे कहा है कि जब हम फेल होते हैं तभी हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, और पता है मुझे क्या नजर आया, मुझे तुम नजर आई। मैंने देखा कि तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से बंधी हुई है, तुम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती। हारी कहती है कि मैं ग्रेटफुल हूँ, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी और अपने ड्रीम को अपने बलबूते पे अचीव करूंगी। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हारी को, जिसे रास्ते में पाक नजर आ जाता है। पाक उसे कहता है कि तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो, बट हारी से कहती है कि तुम घर जाओ, मेरी फिक्र मत करो। पाक जाने लगता है बट हारी मुड़ के उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ। इसलिए हम देखते हैं नाइस गाय को, जो देखता है कि पाक बाहर सो रहा है। तभी उसके रूम में से हारी निकल के आती है। अब नाइस गाय यहाँ पे सबको बुलाने लग जाता है और कहता है कि ये देखो, अब सबको लग रहा था कि शायद वो लोग डेट कर रहे हैं। नाइस गाय बताता है कि सब लोग कहते हैं कि इन्हें टाइम देना चाहिए, वो बेचारे यही कहते रह जाते हैं कि जैसा तुम लोग देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली को, जो कि कमिश्नर से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे पूछना है कि हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए तुम 10 बिलियन वॉन कहाँ से लाने वाले हो। तो वो कहता है कि मेरे आदमी वो प्रिपेयर कर रहे हैं। वो कहता है कि कौन तुम्हारा आदमी प्रिपेयर कर रहा है। ली को कमिश्नर से पता चल जाता है और वो उसे बताता है कि एक आदमी है जो कि एक गैम्बलिंग डैन रन करता था और वो पैसों के मामले में काफी ज्यादा प्रो है। कमिश्नर बताता है कि उसका नाम है पाक हेकंग। रात को हम देखते हैं ली को, जिसने के पाक को बुलाया था और उसे कहता है कि तुमने रिजर्व फंड फी को 100% इंक्रीज कर दिया, हमारी इस अचीवमेंट से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ।
पाक कहता है कि इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट गैंगवॉन से ज्यादा अच्छा हूँ। ली कहता है कि अगर मैं सोचूं तो प्रेसिडेंट गैंगवॉन यूजलेस था और तुम काफी ज्यादा कम्पिटेंट हो और मुझे इनकम्पिटेंट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पाक कहता तो इसका मतलब मैं तुम्हारा मनी कीपर बन सकता हूँ। वो कहता ऑफ कोर्स। ली पाक से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और वो तुम्हें एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में डिलीवर करने हैं। पाक से कहता है असल में वो दूसरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जहाँ से मैं पैसे निकाल रहा हूँ, वहाँ पे ऑडिट होने वाला है, इसलिए मुझे पैसे वहाँ पे वापस रखने पड़ेंगे। ली कहता है कि प्रेसिडेंट गैंगवॉन का भी यही काम था तो तुम इसे एज अ ट्रेनिंग ले सकते हो। रास्ते में ग्योंगनम पाक को कॉल करके बताता है कि बॉस हमने प्रेसिडेंट गैंगवॉन के बारे में पता लगाने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट गैंगवॉन के फोन के लास्ट सिग्नल टेगुओन से मिले हैं। जेगिल ने वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा को हैक किया जिससे पता लगा है कि प्रेसिडेंट गैंगवॉन वहाँ पे गया तो था लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकला और प्रेसिडेंट गैंगवॉन की पूरी फैमिली भी डिसअपियर है। उनके बिलोंगिंग्स तो उनके घर पे हैं लेकिन फैमिली वाले नहीं हैं। ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उन्हें रेज ही कर दिया हो। ग्योंगनम कहता है कि ली चैंगवॉन का वॉल्ट कीपर बनना डेंजरस हो सकता है बॉस। पाक कहता है कि प्रेसिडेंट गैंगवॉन के बारे में पता लगाना फिलहाल के लिए बंद कर दो। हम देखते हैं पाक को जो कि टेगुओन आता है, वहीं पे वो देखता है कि प्रेसिडेंट गैंगवॉन के नाम का वहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ है और ऐसे ही काफी सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर किम आता है पैसे लेके। पाक पूछता है कि यहाँ पे नाम क्यों लिखे हैं लोगों के, तो वो कहता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया टेगुओन के लिए, तो अब ये कॉमोरेटिव ट्रीज की तरह बन गए हैं। वो उसे कहता है कि ये 10 बिलियन है। पाक जैसे ही वहाँ से पैसे लेके निकलता है तभी उसे मिस्टर सन की कॉल आती है। मिस्टर सन कहता है तुम्हें पता है कि यंगमैन टर्मिनली इल है। मिस्टर सन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है, उनके पास सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा, पैसों का इंतजाम करना होगा अगर तुम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे मरे। मुझे 10 बिलियन वॉन ला के दो। दूसरी तरह हम देखते हैं ली को जिसे का पता लग गया था, इसका मतलब कमिश्नर ने 10 बिलियन वॉन के लिए पाक पे अटैक किया और इसलिए पाक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से 10 बिलियन वॉन लेना चाहता था, इसलिए वो रिपेयर रिजर्व फंड लेना चाहता था। और मुझे लगता है कि मुझे पाक जैसा कॉम्पिटेंट फ्री में मिल गया है। किम कहता है कि क्या आप पाक पे ट्रस्ट करते हैं, तो ली कहता है कि हम उसे टेस्ट करेंगे और ये लास्ट टेस्ट होगा, देखते हैं कि उस पे ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं। यानी ली ने जानबूझ के पाक को 10 बिलियन वॉन दिए थे। अब ये बात सुन के कि यंगमैन की तबीयत अचानक से खराब हो गई, पाक इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं 10 बिलियन वॉन लेके आ रहा हूँ तो उसे रिलीज करो। पाक पूरी स्पीड में कार चलाता है